क्या आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप में अप्रॉक्स 1.5 मिलियन टूरिस्ट एक्सपेक्टेड है और जिस कंट्री में वर्ल्ड कप हो रही है यानी कतर, उस कंट्री की खुद की पॉपुलेशन 2.9 मिलियन है। मतलब कैरिमिनाटी के टोटल सब्सक्राइबर्स के 8% से भी कम। जब कतर ने वर्ल्ड कप होस्ट करने की बिड जीती थी तो इनके पास सिर्फ एक फुटबॉल स्टेडियम थी, वो भी छोटी सी, और इन्होंने अभी तक $229 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं वर्ल्ड कप के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अमाउंट इनके जीडीपी के 80% से भी ज्यादा है। अगर कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज ने कितना खर्च किया है वर्ल्ड कप के लिए, तो 2006 में जर्मनी ने खर्च किया था $6.2 बिलियन, साउथ अफ्रीका ने 2010 में $3.6 बिलियन, ब्राजील ने 2014 में $13 बिलियन और रशिया ने 2018 में $20 बिलियन खर्च किए थे। लेकिन कतर ने 2022 में रशिया से 10 टाइम ज्यादा ऑलरेडी खर्च कर दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या फीफा वर्ल्ड कप में इतनी कमाई होती है कि कतर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च करके एक टूर्नामेंट होस्ट कर रही है? आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बिज शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में इतनी कमाई नहीं होती है, बल्कि कतर तो अपनी एक्सपेंस के 10% को भी रिकवर नहीं कर पाएगी। तो फिर कतर क्यों इतने पैसे खर्च करके अपने कंट्री को इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ धकेल रही है, या फिर कतर ने कुछ और ही सोच रखा है? आज इस वीडियो में जानेंगे कतर के फुल प्रूफ स्ट्रेटजी के बारे में बिल्कुल डिटेल में, जिसे जानने के बाद आप कभी भी किसी स्पोर्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। लेकिन जितना सब कुछ ऊपर ऊपर से रंगीन दिखता है, वहीं अंदर की बात कुछ और ही है। एक्चुअली कतर फेल हो रही है अपनी स्ट्रेटजी में, लेकिन कैसे, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन क्या आपने सोचा कैसे एक डिक्टेटर कंट्री फीफा वर्ल्ड कप जैसी टूर्नामेंट की होस्ट बन जाती है, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था ऐसा उस समय बिड जीतने के लिए? आखिर कैसे कतर यूएस, साउथ कोरिया ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज को हराकर फीफा की बिड को जीत गई? क्या इन सब के पीछे करप्शन और ब्राइबिंग इन्वॉल्व है या नहीं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं कतर ने इस बिड को कैसे जीत लिया। देखिए, पहले ये समझिए कि कतर क्यों इस बिड को जीतने के लिए एलिजिबल नहीं थी। फर्स्ट, कतर मोस्ट अनप्रिपेयर्ड कंट्री है फीफा की हिस्ट्री में, जिसके पास बिड जीतने के समय सिर्फ एक छोटा सा स्टेडियम था, उसके अलावा कुछ नहीं। सेकंड, कतर अभी तक की सबसे छोटी कंट्री है फीफा को होस्ट करने के लिए। जिस कंट्री की पॉपुलेशन 29 लाख है, वो फीफा के 15 लाख टूरिस्ट को कैसे संभालेगी? कतर आज तक फीफा के लिए क्वालिफाई नहीं हुई है और कतर की हिस्ट्री में फुटबॉल की सिग्निफिकेंस भी नहीं है। बिना क्वालिफाई हुए होस्ट बनने वाली सबसे पहली कंट्री है कतर। फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज की जाती है समर सीजन में, और कतर एक डेजर्ट कंट्री है, तो वहाँ पर समर सीजन में टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मली रहती है। इस टेम्परेचर में मैचेस खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वैसे तो इतने रीजंस काफी थे कतर को बिड नहीं मिलने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें बिड मिल गई। तो अब जानते हैं ऐसा क्या था कतर के फेवर में जो उन्हें बिड मिल गई। फर्स्ट, कतर एक डिक्टेटरशिप कंट्री है, और इंटरेस्टिंगली फीफा का कहना है कि वो डिक्टेटर कंट्रीज को ही होस्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसीज में डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाती है। अगर गवर्नमेंट फीफा पर अंधाधुंध पैसे फूकना चाहती है तो डेमोक्रेसीज में पब्लिक आवाज उठाती है, और डेमोक्रेसी में इंटरनल करप्शन की चांसेस भी बहुत ज्यादा होती है। कतर ने एएफसी में $200 मिलियन इन्वेस्ट किए और अफ्रीका के सपोर्ट को खरीद लिया। इसी तरह कतर ने फ्रांस, थाईलैंड और ब्राजील में भी इन्वेस्ट किया और उनके भी सपोर्ट को खरीद लिया। और फिर कतर ने लॉबिंग का भी यूज किया फीफा ऑफिशियल्स को अपने तरफ करने के लिए। एक टाइम था जब मोहम्मद बिन हमाम फीफा के प्रेसिडेंट बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया और सेप ब्लैटर को प्रेसिडेंट बनने दिया, और इसके कारण कतर को सेप ब्लैटर का भी सपोर्ट मिल गया। और जाहिर सी बात है, उनकी फीफा के ऑफिस में ज्यादा इन्फ्लुएंस रही होगी, इसलिए सेप ब्लैटर ने अपने तरफ बहुत से ऑफिशियल्स को कर लिया होगा। और फिर लास्ट रीजन है रिश्वत। सेप ब्लैटर को फीफा से बैन कर दिया गया था उन पर करप्शन के एविडेंस पब्लिक हो जाने के बाद। और ऐसे ही 2010 में जितने भी फीफा ऑफिशियल्स थे, उनमें से एक को छोड़कर सारे के सारे बैन हो चुके हैं करप्शन के एलिगेशंस के कारण। मतलब ये तो साफ है कि कतर ने रिश्वत देकर ही बिड को जीता है। चलिए ये तो मान गए कि कतर ने जैसे तैसे करके बिड को जीत लिया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कतर ने एक टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए इतनी मशक्कत क्यों की, जबकि उन्हें इस टूर्नामेंट में 18 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़े, जिनका उन्हें 10% भी रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि टिकट रेवेन्यू, मर्चेंडाइजिंग और स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू सारी की सारी फीफा के जेब में जाती है। होस्ट कंट्री को कुछ नहीं मिलता। इसके पीछे कतर की 3 स्ट्रेटजीज है। चलिए कतर की स्ट्रेटजी को 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। आप अगर कतर की जीडीपी देखेंगे तो उसमें 60% कंट्रीब्यूशन हाइड्रोकार्बन एक्सपोर्ट का है, और जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, कतर की नेचुरल गैस से रेवेन्यू बहुत कम होते जा रही है, और ये बिल्कुल कम हो जाएगी 2070 तक। इसलिए कतर को अपनी डिपेंडेंसी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट से बहुत कम करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप देखें तो कतर किस सेगमेंट में पिवट कर सकती है? बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कतर के पास जिससे कतर को एक सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिल सके। कुछ नहीं है इन द सेंस, और कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन कतर के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, पैसा। ये अपने पैसे को यूज करना चाहते हैं कतर में बिजनेस और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। इसलिए कतर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है कि वो बड़े बड़े बिजनेसेस को अट्रैक्ट कर पाए। और यहीं पर कतर ने सोचा कि उन्हें रोड्स तो बनानी ही है,
उन्हें मेट्रोज भी बनाने हैं, उन्हें बिजनेस टावर्स भी बनाने हैं, उन्हें होटल्स भी बनाने हैं। तो क्यों ना इसका फायदा फीफा वर्ल्ड कप में उठाया जाए। अगर आप कतर के वर्ल्ड कप के स्पेंडिंग को देखेंगे तो 220 बिलियन डॉलर में से 140 बिलियन डॉलर सिर्फ रोड को डेवलप करने के लिए लगे हैं। बाकी पैसे होटल्स, मेट्रोज, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप करने में लगे। स्टेडियम्स बनाने में तो सिर्फ 6 से 8 बिलियन डॉलर्स लगे हैं। भले ही होटल्स और स्टेडियम्स पर इन्वेस्टमेंट कोई रिटर्न ना दे, लेकिन रोड और मेट्रो तो हमेशा काम आएगी। मतलब कतर एक तीर से दो निशाने मारना चाहती थी। पहला निशाना तो ये कि उनकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो पाएगी, क्योंकि जब लोग कतर की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को देखेंगे तो कतर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उन्हें इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। लेकिन दूसरा निशाना है कतर की इमेज को सुधारना दुनिया की नजरों में, और ये है इनकी सेकंड स्ट्रेटजी। अब ये स्पोर्ट्स वॉशिंग क्या है? आपने हर स्पोर्ट इवेंट में देखा होगा, जब टूर्नामेंट को टेलीकास्ट किया जाता है तो होस्ट सिटी के कुछ अच्छे जगहों को टीवी पर दिखाया जाता है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक्स हो या आईपीएल हो। होस्ट सिटी को दिखाने का मकसद ये होता है कि जो भी इस टूर्नामेंट को देख रहा है उसके माइंड में होस्ट सिटी के लिए एक अच्छी इमेज क्रिएट हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कतर बोलने से क्या दिमाग में आता है? एक इस्लामिक कंट्री जिसमें ब्लू कलर के रोड्स है और ज्यादातर डेजर्ट है, और कतर एयरलाइंस भी याद आती होगी। और सिंगापुर बोलने से आपके दिमाग में क्या आता है? एक हाईटेक सिटी। फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के कारण लोगों के दिमाग में कतर के लिए एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी, और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होने के कारण नए बिजनेसेस कतर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन सिर्फ लोगों के नजर में ही नहीं, कतर को अपनी इमेज दूसरे कंट्रीज के सामने भी सुधारनी थी। इसलिए कतर इंटरनेशनल मैप में शामिल होना चाहती है, मतलब दुनिया के इंपॉर्टेंट कंट्रीज के लिस्ट में। इसके कारण दुनिया के इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डिसीजंस में कतर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। एज ए रिजल्ट कतर पर जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया था सऊदी अरेबिया और यूएई ने, वो भी अब हट चुकी है। अगर आप मिडिल ईस्ट के मैप को देखेंगे तो आपको दो मेजर कंट्रीज दिखेगी, सऊदी अरेबिया और यूएई। इन दोनों कंट्रीज की वर्ल्ड लेवल में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। सऊदी के पास रेड सी का एक्सेस है, जहाँ से हर दिन 50 से ज्यादा शिप्स गुजरती है, और यूएई के पास है दुबई, जो आज के दिन इंटरनेशनल और रीजनल ट्रेड के लिए सेंटर बन चुकी है। ये दोनों कंट्रीज अपने इकोनॉमीज को डाइवर्सिफाई करने के लिए मेजर स्टेप्स ले रही है, और यही करना था कतर को भी। अगर आपको ये स्ट्रेटजी नहीं लगती है तो आप बिल्कुल गलत है। हिटलर ने खुद की इमेज सुधारने के लिए 1936 ओलंपिक्स को यूज किया, और ऐसे ही अर्जेंटाइन डिक्टेटरशिप ने 1978 की वर्ल्ड कप को यूज किया था। स्पोर्ट्स वॉशिंग एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, क्योंकि स्पोर्ट्स की रीच पूरे दुनिया में एक साथ होती है, और इतनी रीच किसी भी मीडियम के थ्रू अचीव नहीं की जा सकती। लेकिन कतर के साथ एक और प्रॉब्लम है। कतर जितनी छोटी कंट्री है उतनी छोटी इनकी मिलिट्री भी है। कतर की मिलिट्री में 70,000 से भी कम सोल्जर्स है, और इनकी मिलिट्री की बजट भी सिर्फ 1.9 बिलियन डॉलर्स है। वो तो इन्हें यूएसए से सिक्योरिटी गारंटी मिली हुई है 2030 तक के लिए। 2030 के बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनकी नेबरिंग कंट्रीज इन पर अटैक कर दे और कतर पर कब्जा कर ले। अगर कतर को इस चीज से बचना है तो उन्हें अपनी सिक्योरिटी को इनहैंस करना होगा। अब मिलिट्री खड़ी करके तो ये चीज करी नहीं जा सकती है, क्योंकि कतर की खुद की पॉपुलेशन भी कम हो रही है। इन्हें बनाने होंगे एलाई जो किसी बुरे समय पर इनकी हेल्प करे। फीफा वर्ल्ड कप सक्सेसफुली होस्ट करने के बाद कतर की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी बढ़ ही जाएगी। और फिर कतर ने बहुत से कंट्री जैसे फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, थाईलैंड में इन्वेस्ट भी किया है। जितना ज्यादा आपको दुनिया में जाना जाता है उतना ही कम वल्नरेबल होते हैं आप दूसरे के अटैक से। इन फ्यूचर कतर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के साथ अपने रिलेशन को भी बैलेंस करेगी, और यूरोपियन कंट्रीज के एनर्जी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी कोशिश करेगी। बेसिकली कतर अपने पैसे के पावर को यूज कर रही है अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए। सॉफ्ट पावर का मतलब आपका सिक्का दुनिया में कितना चलता है। लेकिन इतनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद भी कतर फेल होते दिख रही है, और ये हुआ है कंट्रोवर्सीज के कारण। कतर ने 2022 वर्ल्ड कप के लिए बिड जीती थी 2010 में, और 2010 के बाद से ही इनके स्टेडियम्स बनना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन कतर के पास वर्कफोर्स नहीं थी, इसलिए उन्होंने इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज से वर्कफोर्स को हायर किया। लेकिन कतर में माइग्रेंट वर्कर्स की कंडीशन बहुत खराब है। इन वर्कर्स को कफाला सिस्टम के थ्रू हायर किया गया था, और ये सिस्टम बेसिकली मॉडर्न डे स्लेवरी सिस्टम है। इस सिस्टम में कतरी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को परमिशन दे देती है वर्कर्स को हायर करने की, और कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग कंट्रीज से वर्कर्स को हायर करके लाते हैं। इनके रूल्स के हिसाब से कोई भी वर्कर जॉब नहीं चेंज कर सकता। जब तक वर्कर को एग्जिट परमिशन नहीं मिले वो कंट्री भी नहीं छोड़ सकता है, और इनके पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया जाता है। इनकी लिविंग कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, और जब ये इनकी कंप्लेंट करने जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है जॉब छोड़ दो, जबकि इनके पास जॉब छोड़ने की ऑप्शन है ही नहीं। जितना इन्हें बताया जाता है अपने कंट्रीज में उतना इन्हें पे भी नहीं किया जाता है, और जितना पे किया जाता है वो भी लेट से। कि 2010 से 2022 तक एलिजिडली 6500 माइग्रेंट वर्कर्स की मौत हो चुकी है स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन में। बैड फूड, नो सिक्योरिटी, एक्सीडेंट्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और हॉरिबल मेडिकल फैसिलिटीज के कारण, और इनके फैमिली को 1 रुपए भी कंपनसेशन नहीं दी जाती है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो कतर में लेबर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है,
और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन खुल्लम खुल्ला चल रही है। इन सब के कारण बहुत से एक्टिविस्ट, प्लेयर्स और कोचेस ने कतर के वर्ल्ड कप को बाइकआउट करने की कैंपेनिंग भी की है। कतर ने बहुत से ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं जिन्हें वो पे कर रही है कतर वर्ल्ड कप के पॉजिटिव मैसेजेस को पोस्ट करने के लिए। इन सारे कंट्रोवर्सीज के साथ कतर पर ब्राइबिंग और करप्शन के भी एलिगेशंस है। इन सारे एलिगेशंस के ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर इस वीडियो को समराइज करें तो हमें ये समझ आता है कि कतर बहुत पहले से इस इवेंट को होस्ट करने के लिए तैयार थी। उनके पास पैशन और पैसे हद से ज्यादा थे, लेकिन कतर ने अपने लॉज को रीडिफाइन करने पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उनका प्लान इतना इफेक्टिव साबित नहीं होगा जितना उन्होंने सोचा था। इसलिए फीफा वर्ल्ड कप को सॉफ्ट पावर टूल की तरह यूज करना कतर पर उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन फिर भी कतर एक छोटी सी कंट्री होने के बावजूद दुनिया में अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। दुनिया के 25% नेचुरल गैस एक्सपोर्टर को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन ये इज्जत तभी तक है जब तक आप काम आ रहे हैं। अगर ये वीडियो कुछ वैल्यू ऐड करती है तो आप हमें सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के रिसर्च आर्टिकल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। बिज शिक्षा को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।